आज हम लोग ओम्स लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ओम्स लॉ को समझने से पहले एक एक्टिविटी कर लेते हैं। अगर इस एक्टिविटी को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ओम्स लॉ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे भी कोई भी जो लॉ होता है वो कोई ना कोई एक स्टेटमेंट बताता है, तो वो कोई बहुत भारी चीज़ नहीं होती है। आप कोई सा भी लॉ उठा के देखिएगा तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट बताता है जो ऐसा करने से ऐसा होता है। तो ओम्स लॉ भी वही है। एक साइंटिस्ट थे ओम्स, जिनके द्वारा एक लॉ दिया गया था, तो उसी का नाम जो है ओम्स लॉ पड़ा। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी देखते हैं। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सर्किट पहले हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक सर्किट तैयार किया है। ये एक सर्किट है। इस सर्किट में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो ये जो हमारा है वो ये एरो का जो चिन्ह देखते हैं ये करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था करंट जो था वो प्लस से माइनस की ओर फ्लो होता है, तो ये करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन है। और यहाँ ऊपर जो देख रहे हैं यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। तो पहले हम सेल से अगर करंट कब फ्लो होगा, किसी भी सर्किट से करंट फ्लो कब होगा, जब उसे हम सेल के साथ जोड़ेंगे। तो पहले हमने अभी देखा है यहाँ जितने भी हैं सब क्या है, सेल है। तो ये सेल से जो है इस सर्किट को बनाया गया है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये एक सर्किट है जिसमें कि ये एक वायर है। इस वायर के बीच में यहाँ पे ये क्या है, यहाँ रेसिस्टेंस लगा हुआ है। और यहाँ पे अमीटर जो है उसको हम लगाए हुए हैं। यहाँ पे हमारा स्विच है। इसके आगे जैसे ही हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे जितने भी देख रहे हैं ये सारा क्या है, ये सारा हम बैटरी लगाए हुए हैं। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ग्रुप ऑफ सेल को जो है बैटरी कहा जाता है। तो ये हमने बैटरी को लगा दिया है। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, ये वोल्ट मीटर को हमने इस वायर के साथ कहीं पे क्यों नहीं जोड़ा है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं वोल्ट मीटर जो है उसको हम पैरेलल जोड़ते हैं, श्रेणी में नहीं जोड़ते हैं, उसको सीरीज में नहीं जोड़ा जाता है। इसीलिए इस वोल्ट मीटर को हम पैरेलल जोड़े हुए हैं। इस वोल्ट मीटर को आप यहाँ कहीं नहीं जोड़ सकते हैं। यही हम लोग पीछे पढ़े थे, वोल्ट मीटर जो था वो पैरेलल जुड़ता है और एमीटर जो है वो सीरीज में जुड़ता है। तो ये सबसे पहले हम एक्टिविटी एक तैयार कर लिए। इस एक्टिविटी में अब हमें करना क्या है, पहले हम एक सेल यहाँ पे जोड़ेंगे। यहाँ जो देख रहे हैं एक बैटरी पहले हमें लगाना है। तो यहाँ इस एक्टिविटी को हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे इसको जो है हम फिलअप करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो है हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ सेल। एक डाटा तैयार करना है तो इस डाटा में सब यहाँ पे लिखा गया है नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे आई कितने करंट फ्लो होंगे, और यहाँ पे उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, और यहाँ पे रेशियो दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है करंट क्यों फ्लो होता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस देने से करंट फ्लो होता है, सीधे पोटेंशियल से नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस देने से करंट फ्लो होता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे चलिए इस एक्टिविटी को हम करते हैं और फिर इसे हम लगाते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एक सेल का, जब हमारे पास एक सेल है, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, 1। तो उस समय मान लीजिए करंट जो है वो करंट कितना फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं 0.5 एम्पियर का जो है वो करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर का करंट। और इसके बीच हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, वही 1 वोल्ट। एक सेल को मान लेते हैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे दे रहा है, तो यहाँ पे हो गया है 1 वोल्ट। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, यानी 0.5, तो 1/0.5। इसको जैसे ही आप तोड़ोगे तो पॉइंट ऊपर 10 और नीचे चल के क्या आया, 2 आया। अब ऐसे ही अगर हम जब नंबर ऑफ सेल 2 रखते हैं, जब हमारा नंबर ऑफ सेल 2 हो जाएगा, यानी कि ये 2 सेल, एक सेल पहले था। पहले भी आपको ये सोचना है ये 3 सेल जो है ऊपर से नहीं था, मतलब ये जो 3 सेल है ये 3 सेल ऊपर से नहीं था, सिर्फ एक ही सेल था। और जैसे ही इसमें हमने फिर दूसरा सेल लगाया है, फिर एक सेल, अभी जैसे ही हमने इसमें दूसरा सेल लगाया है, यानी नंबर ऑफ सेल 2 हो गया। इससे करंट कितना फ्लो होगा, पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए। इससे 2 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल में हमने लगाया है, तो ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो करंट कितना फ्लो होगा, 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। वैसे ये लगा हुआ है, यहाँ से आप मेज़र भी कर सकते हैं। फिर हम करेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 2 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, यानी कि ये भी निकल के 2 आया। यहाँ पे अभी यूनिट नहीं दे रहे हैं, आगे चल के आपको पता चलेगा इसका यूनिट। फिर जब हम नंबर ऑफ सेल 3 बात करते हैं, 3 नंबर ऑफ सेल है, यानी कि 3 वोल्ट यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। जब 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो हमारे पास करंट कितना होगा,
1.5 एम्पियर का होगा। और फिर इसमें हम 3 वोल्ट को 1.5 एम्पियर से डिवाइड करेंगे तो भी यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। अगर आप इसमें कितने भी जो अगर आप वोल्ट को जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते चलिएगा उतना ही क्या होगा, करंट का जो है वो भी वैल्यू बढ़ता जाएगा। और एक चीज़ इसमें ध्यान देना है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको जो हम करंट से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज क्या देख रहे हैं हम, हमेशा एक सेम वैल्यू ही आता है। तो ये जो सेम वैल्यू आता है इसी को हम लोग कह देते हैं कांस्टेंट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम करंट से डिवाइड करते हैं तो ये हमें क्या देगा, हमेशा कोई ना कोई करंट ही देगा, कोई ना कोई ये हमें एक कांस्टेंट ही देगा। तो ऐसे भी इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से डिवाइड करने से क्या आता है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है। अब इसी को हमें करना क्या है, एक ग्राफ के माध्यम से दिखा देना है। अगर पूछा भी जाता है ओम्स लॉ को ग्राफ के थ्रू दिखाने के लिए तो इस तरीके से आप चार्ट तैयार करके उसका ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाला जो एक्स एक्सिस है इसमें हमने करंट माना है, करंट एम्पियर में है, और ऊपर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को भी माना है। तो इसी के आधार पे हम लेते हैं। यहाँ पे करंट कितना है, 0.5 एम्पियर है, तो यहाँ इस बीच में जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, यानी ये पॉइंट इसका हो गया। फिर हम दूसरा लेते हैं। इसमें अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा में दिया गया है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर यहाँ आएगा, 2 वोल्ट यहाँ पे जाएगा। फिर अगर तीसरे की बात करें 1.5 तो यहाँ है, और 3 फिर इसके साथ ही जस्ट ऊपर या। अगर इस सब को हम मिलाते हुए ऐसे करके ओरिजिन से मिलाते हुए बढ़े तो हम देखते हैं ये जो स्ट्रेट लाइंस है, ये स्ट्रेट लाइन हमें ये दिखा रहा है अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारा करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। और यही चीज़ हमें सबसे पहले जो है कौन साइंटिस्ट बताए थे, ओम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि 1787 और 1854 के बीच ही इस रिलेशनशिप को बता दिया था। उन्होंने ही ये बात बताया अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो हमारा करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, और एक रेशियो में ये बढ़ता है। तो इसी को यहाँ पे ओम्स लॉ नाम दिया गया है, और ओम्स लॉ का डिफिनेशन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। द पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द ends ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it। इसका मतलब ये कहा रहा है किसी एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई मेटेलिक वायर लगा हुआ है तो उस मेटेलिक वायर में उसके एंड के उसके जो 2 छोर होंगे उन 2 छोरों के बीच 2 एंड्स जो होगा उन 2 एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे नीचे कंडीशन दिया गया है, प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम, और उसको जो टेम्परेचर प्रोवाइड है वो सेम रहे। तो टेम्परेचर में अगर हम कोई बदलाव नहीं करें तो हमारा जो है पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के प्रोपोर्शनल होगा। यही एक स्टेटमेंट है जिसे कि ओम्स लॉ कहा गया है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये तो डिफिनेशन हो गया, अगर इसको हम मैथमेटिकली लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल I। तो एक चीज़ यहाँ याद रखिए, प्रोपोर्शनल भी जो होता है वो आप लोग पढ़े होंगे 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, एक होता है इन्वर्स प्रोपोर्शनल। तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल कहने का ये मतलब है अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएं तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से तो ये आप मैथ में पढ़े होंगे, जब हमारा कोई भी प्रोपोर्शनल होता है तो प्रोपोर्शनल हमारा इक्वल टू के बराबर नहीं होता है। यहाँ आप ये चीज़ समझ सकते हैं, प्रोपोर्शनल जो होता है वो इक्वल टू दोनों के, ये अलग चीज़ है, दोनों 2 होता है, इसको एक चीज़ मान के नहीं चलना है। तो जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उस साइन को अगर हम हटा के उसको इक्वल टू में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ता है। तो उस कांस्टेंट को हम R मान लिए हैं, RI। तो R क्या है, एक कांस्टेंट है, और V और I दोनों क्या है, हमारे लिए वेरिएबल है। जैसे जैसे हम V को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा I भी बढ़ेगा। इसमें एक चीज़ देखिए, एक कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है I प्रोपोर्शनल टू V, तो इसको ऐसा कहना सही नहीं है, क्योंकि एक चीज़ आप ही सोचिए, अगर आपको करंट को बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, उसमें 2 सेल 3 सेल और 1 बैटरी 2 बैटरी जोड़ेंगे नहीं, यानी आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ता है कि अगर आपको मान के चलिए एक ही कोई बैटरी है
उसी बैटरी से अगर आप वो 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करवा रहे हैं, अब चाहते हैं हम 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी बैटरी से तो 10 एम्पियर का करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमारा भी जो होता है, भी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो उसको बढ़ाने से हमारा करंट बढ़ता है, ना कि करंट को बढ़ाने से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। तो इसीलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल करंट का, और प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वो आर इसको एक कांस्टेंट माने हैं, आर आई हो गया। इसी से यहाँ पे जो आर है, इस आर को क्या कहा जाता है, इस आर को रेसिस्टेंस कहा जाता है। वेयर आर क्या है, एक रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, V इक्वल टू आई आर, यही एक रिलेशन है जो जिसे कि हम ओम्स लॉ कहते हैं। और आर की अगर हम बात करें तो आर इक्वल टू यहाँ से ही निकल के आ जाएगा V बाय आई, यानी आर जो रेसिस्टेंस है वो किसके बराबर है, V बाय आई। और इसमें जो हम यहाँ पे चर्चा किए थे V बाय आर, यही हमारा आर के बराबर हो जाता है। तो यही हमारा ओम्स लॉ है, इतना ही ओम्स लॉ है। इसके बाद अब जो है रेसिस्टेंस के बारे में अब बाद में चर्चा करेंगे।